हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रीति's बास्केट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट की, इसे कैसे कंट्रोल करते हैं एंड विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन दी डाइट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता क्यों है। हम जो खाना खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में एज अ ग्लूकोज पार्टिकल्स मूव करते हैं। फिर जो ये ग्लूकोज पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे बॉडी की सेल में जाते हैं थ्रू इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो हेल्प करता है ग्लूकोज पार्टिकल्स को सेल में जाने के लिए, और सेल में जब ये ग्लूकोज पार्टिकल्स जाते हैं तो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विच वी नीड फॉर द थ्रू आउट एक्टिविटीज़, जो दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए हमें ज़रूरी है। तो इंसुलिन का ये बहुत मेजर रोल है कि ये ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है जहां एक्चुअली वो रिक्वायर्ड है। अगर वो सेल तक नहीं जाएगा तो ब्लड में ही ग्लूकोज रहेगा। तो जो ये इंसुलिन होता है ये हमारे पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। अब ये कौन सा केस हो सकता है जब इंसुलिन या तो काम करना बंद कर देगा या काम सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में इंसुलिन काम नहीं करेगा और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में बढ़ता जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो हम उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है ये मोस्टली 40 ईयर्स से नीचे होता है। मोस्टली इसको हम चाइल्डहुड और जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें पैंक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो इन केसेस में मोस्टली वी नीड मेडिकेशन। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प करते हैं बट ये विदाउट मेडिकेशन ठीक नहीं होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जो बहुत कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं। ये मोस्टली आफ्टर 40 होते हैं और जिनमें ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, एक लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मिलता है जहाँ पे क्या है कि इंसुलिन बन तो रहा है पैंक्रियास से लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है उतना अपने काम में। तो वो क्या कर रहा है कि ग्लूकोज को प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस नहीं है। तो इस केसेस में आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ये डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि साइंस एंड सिम्टम्स तो कुछ नहीं होते हैं, ये साइलेंट होता है और आपको ब्लड टेस्ट करवाने पे ही पता चलता है। ब्लड टेस्ट में हम मोस्टली करवाते हैं फास्टिंग और आफ्टर मील, जिसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज। तो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो होता है वो आपका लेस देन 100 होना चाहिए नॉर्मली। और जो आपका फास्टिंग में सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम जो फास्टिंग की बात करें ये 8 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए। रात में जब आपने डिनर किया है या लास्ट में जो भी मील खाई है उसको बाद में 8 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, तभी आप ब्लड सैंपल देंगे। और जो आपका पीपी होता है पोस्ट पेरेंडियल, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं आफ्टर मील ग्लूकोज, ये हम खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं। तो खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर अप टू 140 होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम एक तीसरा टेस्ट होता है जो इसे बोलते हैं HbA1c। ये होता है हेमोग्लोबिन A1c। इसमें क्या देखते हैं हम, लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज ग्लूकोज निकलती है, ये आपकी लेस देन 5.7 होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि मोस्टली साइलेंट होता है, आपको पता ही नहीं है कि आपको ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो आपको लैब टेस्ट के थ्रू पता चलता है। ये इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है और अगर ये इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उतनी ही जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। लेकिन जब जैसे थोड़ी सी एडवांसमेंट ऑफ स्टेज आती है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए डिज़ायर होना और जल्दी जल्दी आपको यूरिन पास करना होता है, वेट लॉस होता है और आपको वीकनेस और टायर्डनेस लगती है। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है मतलब आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये वीकनेस, टायर्डनेस, थकान महसूस होगी आपको। और आपके जैसे हेडेक हो सकता है, आपकी अगर आइज़ पे इफेक्ट आया है तो आपको धुंधला दिखेगा जिसे हम ब्लर्ड विजन बोलते हैं, और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये हमें माइनर सिम्टम्स मिलते हैं। लेकिन अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमें आपका अगर जैसे अब मोर देन 250 है तो आपको यूरिन टेस्ट भी कराना चाहिए कि उसमें कीटोन तो नहीं बन रही, जिसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। तो इसमें हमें साथ साथ आपको मॉनिटर करना है कि इसके कोई और साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं।
इसकी अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। जब बहुत एडवांसमेंट ऑफ स्टेज होती है तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं लेटर स्टेजेस में। अब जैसे आपके हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, ये आपकी आइज़ को इन्वॉल्व कर सकता है, ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, किडनीज पे इसका इफेक्ट होता है। और जैसे आपको वूंड हीलिंग कहते हैं, जिसमें आपके घाव के भरने की क्षमता कम हो जाती है, वूंड हीलिंग स्लो हो जाती है। तो आइज़ पे भी इफेक्ट होता है, तो आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है और एक्सट्रीम ऑफ स्टेजेस में आपको जाके ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और इसमें अगर हार्ट पे जैसे क्या स्पेसिफिकली क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वो आपकी जो वेसल्स होती है ना, वेसल्स मतलब कि जैसे जो किसी भी बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो वो उसको डैमेज करना शुरू करता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे आपको हार्ट में अगर चेंजेस करेगा, स्ट्रोक आ सकता है या फिर किडनीज पे चेंजेस आते हैं। और अगर ये जैसे नर्व्स को भी डैमेज करता है तो आप जैसे कई हमें न्यूरोपैथिक के चेंजेस मिलते हैं, वो मिल सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। साथ साथ समझेंगे कि ये रिस्क फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है कि किन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्टली ये उनमें पाए जाते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, जैसे कि आपके जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, अगर फादर मदर और ब्रदर सिस्टर, अगर इनमें डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ डेवलप होने के। जो ओवरवेट हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कि ज़्यादा सेटिंग जॉब है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा है, मतलब कि जिनको प्रेगनेंसी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, उनको लेटर स्टेजेस में जब वो 40s के अराउंड जाते हैं तो चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के। और जिनको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है या फिर पीसीओडी होता है फीमेल्स में, वो भी बहुत कॉमन है, इनको भी चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। डायबिटीज़ मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट में भी हमें ध्यान देना है मॉडरेशन। जैसे कि अगर आपको कार्ब इंटेक की बात करते हैं तो कार्ब इंटेक, कई लोग कहते हैं कि जी शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो। बंद नहीं करना है, क्योंकि सडनली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा। हमें कार्ब इंटेक को लिमिट करना है, और उसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका इंटेक अच्छा करना है। जैसे कि जो फाइबर रिच हो गए, आपका होल ग्रेन हो गया, जैसे कि आजकल मिलेट्स बहुत फेमस है और उसके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्पेशली रागी, ज्वार, इनका इंटेक आप अच्छा करिए। और अगर आप रोटी चपाती खाते हैं तो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए, उसमें रागी मिक्स करिए, ज्वार मिक्स करिए, जौ मिक्स करिए, जो व्हीट के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। और जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उन सब का में फ़ाइबर ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। लेकिन जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आलू, पोटैटो और आपका जो कॉर्न्स हो गए, ये आपको कम क्वांटिटी में लेना है। ले सकते हैं लेकिन कम लेना है। इसके बाद में आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स स्पेशली विटामिन सी रिच एंड जो फाइबर रिच फ्रूट्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज़ जितनी भी होती हैं, स्पेशली जामुन बहुत अच्छा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इनफैक्ट इसके सीड्स को भी ड्राई करके पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। फ्रूट्स भी आप तो ये मॉडरेशन का ध्यान रखना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि शुगरी फ्रूट्स नहीं खाने, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया। अगर आप दिन में एक स्लाइस आम की लेते हैं तो वो आपको हार्म नहीं करेगी। तो आपको कंट्रोल करके ये सब चीज़ें लेनी है। जो नहीं लेनी वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि रिफाइंड शुगर, वो नहीं खानी है। या मैदा हो गया, वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैदा से बना पास्ता या ब्रेड, वो नहीं लेना है। और अगर आप टी कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें भी रिफाइंड शुगर नहीं ऐड करेंगे। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है, फाइबर रिच फूड खाने हैं, सैलेड्स खाने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा से खीरे हो गए, बीटरूट हो गया, इन सब का इंटेक अच्छा करिए। इसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोवाइड्स स्लो एंड स्टेडी एनर्जी और जो ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। प्रोटीन स्पेशली कोशिश करिए प्लांट बेस्ड लीजिए, जैसे कि लेग्यूम्स, राजमा, छोले, चने, सफ़ेद लोबिया, और हमारे पास वैरायटी ऑफ पल्सेस हैं, उनको लीजिए जितना हो सकता है। फैट इंटेक का ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ब्लड शुगर पर, लेकिन ये स्लो डाउन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें गुड फैट कंटेंट बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड लेनी है, जैसे नट्स, सीड्स एंड ऑलिव ऑयल्स।
पानी का इंटेक अच्छे से अच्छे करना है। सिंपल वाटर तो अच्छा है ही, वो तो आपको पीना ही है, लेकिन अगर आप इन्फ्यूज़्ड वाटर लेते हैं जैसे कि इन्फ्यूज़्ड विद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो उससे भी काफ़ी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपने जैसे पानी में खीरा डाल दिया कुछ स्लाइसेस, या लेमन डाल दिया, नींबू, पुदीना डाल दिया, और या फिर जीरे का पानी पीते हैं, तो उसको ओवरनाइट रख दीजिए या उससे कम से कम 3 घंटे रख के पानी लेते हैं, तो उससे उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलॉन्ग विद डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सरसाइज करनी है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सबसे अच्छा तो है ही वॉक पे आ जाइए। आप कम से कम आधा घंटा वॉक पे जाएंगे तो वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को आपको ज़रूर करना है, उससे ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत जल्दी ही कंट्रोल में आता है। वो कि कोई भी फॉर्म हो सकती है। एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है सेल्स में। तो हमें ध्यान देना है कि हमें फिज़िकली एक्टिव रहना है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ होती है, अगर आप खाने के बाद आपके जो दिन के 3 मील्स हैं उसके बाद सिर्फ 10 मिनट वॉक करिए। इससे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल बड़ी जल्दी कंट्रोल होता है। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, अपने दिन लंच किया, डिनर किया, उसके बाद में सिर्फ 10 मिनट आप वॉक करिए। खाना खाते ही एकदम आपको बैठना नहीं है। उस वॉक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मेडिकेशन से भी इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। खाने में एक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है मील गैप। लोगों को लगता है कि जैसे आपने सुबह उठे हैं उसके 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाया तो ब्लड ग्लूकोज लो होने के चांसेस होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो एक रूल बनाना है, उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना ही है। आपको ब्रेकफास्ट 2 घंटे के अंदर अंदर करना है, और बाकी जो मील्स हैं वो भी आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है। मतलब ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी स्नैक्स लेना है, कुछ भी लेना है, हर 2 घंटे में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल लो ना हो। जो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होती है वो भी बहुत सीरियस होती है ब्लड शुगर पेशेंट्स में। तो क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, सडनली ब्लड ग्लूकोज लो हुआ तो उनमें जैसे आपको चक्कर आना, डिजीनेस जो होती है, एकदम से कन्फ्यूजन सा हो जाना, थकान सी महसूस होना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। स्पेशली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तब भी ये चांसेस होते हैं। तो मॉर्निंग में उठते ही आप कोई ना कोई जैसे इन्फ्यूज़ ड्रिंक ले लीजिए, या आप सिंपल आंवला जूस होता है उसको पानी में मिक्स करके पीजिए, उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो मील गैप का बहुत ध्यान देना है, कोई मील स्किप नहीं करना और डिले नहीं करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेस मोस्टली जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ हैं उनका कारण होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस स्ट्रेस से कैसे डील करना है। लाइक आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना हो सकता है अपने हॉबीज़ को टाइम दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और अपनी मेंटल कामनेस और पीस, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमेशा ध्यान देना है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। डायबिटिक पेशेंट को प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और साथ के साथ बीपी मॉनिटरिंग एंड कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग। ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं, बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो इन तीनों की कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको साल में एक बार तो लैब टेस्ट करा के अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, और साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी की भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। Stop smoking and reduce alcohol intake. जो प्री डायबिटीज़ स्टेज होती है, मतलब जब इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है, वो तो इन सभी फैक्टर्स को करने से ठीक हो जाती है, और कई बार मेडिसिन की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ में रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ थोड़ा सा एडवांस स्टेज में है और आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी हैं तो उसमें स्किप नहीं होना चाहिए। जैसे आपके फिजिशियन ने गाइड किया है आपको वैसे मेडिसिन लेनी है। अगर इंसुलिन इंजेक्शंस बोले हैं या मेटफॉर्मिन टैबलेट बोली है तो आपको वो सब कंटिन्यू करनी है। अपने आप से कभी भी मेडिसिन को बंद नहीं करना है, उसके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सडनली आपने कोई चीज़ बंद करी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से लो हो जाएगा और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो अपनी मेडिसिन को फिजिशियंस की गाइडेंस में ही लेना है।
होम्योपैथिक मेडिसिन्स का बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। तो अगर आप जैसे इनिशियल स्टेज में शुरू करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और लेटर स्टेजेस में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन फिर वही आपको बात का ध्यान देना है कि अपने आप मेडिसिन नहीं खानी है। बहुत सी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, लेकिन अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है ठीक ढंग से तो आपको फिजिशियन से ही मेडिसिन लेनी है। तो प्रॉपरली जो आपका केस लेके मेडिसिन डिसाइड करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच हेल्थ वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।